हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बायोटिक स्ट्रेस लाइक इंसेक्ट एंड डिजीजेज, इनके मैनेजमेंट या इनके प्रभाव को कैसे कम किया जा सके, मिटिगेशन पे या इनके कंट्रोल पे चर्चा करेंगे। और डिफरेंट काजेज क्या है, कारण क्या है कि इंसेक्ट अटैक या बहुत सारी माइनर डिजीजेज मेजर डिजीज या माइनर इंसेक्ट मेजर इंसेक्ट बन गए करंट इरा में, आजकल के समय में। इन सारी चीजों पर चर्चा की जाएगी। अभी कौन सी वैरायटियां रिलीज हुई हैं जो रेजिस्टेंट हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए क्या, क्यों और कैसे, और हमारा अचीवमेंट अभी तक क्या रहा है बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, खास करके वेजिटेबल के क्षेत्र में इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारा जो सोर्स है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इंसेक्टिसाइड्स, बायोकेमिकल्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स या बायोपेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इन सारी चीजों को मैंने आईआईबीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च के एनुअल रिपोर्ट या उनके न्यूज़लेटर्स से लिया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द माय कंटेंट्स जिस पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन, फॉलोड बाय व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाई ओवरकम स्ट्रेसेस, what is the different approaches for mitigating biotic stresses, and in the last but not the least, this is the conclusion. फर्स्ट, सर्वप्रथम हम भारत में सब्जियों के महत्व के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि भारत में कृषि के महत्व में भी, कृषि में भी वेजिटेबल्स या रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या है। जैसा कि हम सभी को पता है कि वेजिटेबल्स आर द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, बिकॉज जैसा कि हम सभी को पता है कि सब्जियां मिनरल्स और विटामिन्स का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। किसी भी कमजोर या वीक डाइजेस्टिव सिस्टम वाले को या कमजोर आदमी को हमेशा सलाह दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाएं, ज्यादा से ज्यादा सलाद खाएं, ज्यादा से ज्यादा इवन फलों को भी रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि फल भी विटामिन और मिनरल्स के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। टोटल हॉर्टिकल्चर जो होता है, एग्रीकल्चर, टोटल एग्रीकल्चर जो आपका 15 से 16% जीडीपी में शेयर करता है, उस 15-16% में एग्रीकल्चर में 30% हॉर्टिकल्चर का होता है, और उस 30% हॉर्टिकल्चर का 60% जो होता है वेजिटेबल कवर करता है। तो इन सबको आप जब निकालोगे तो कंट्रीब्यूटिंग जो टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी होता है उसमें 20% वेजिटेबल अकेले शेयर करता है। मतलब इको न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट तो ही है, साथ में इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी वेजिटेबल का बहुत ज्यादा है। अभी प्रेजेंट में प्रीवियस ईयर डाटा के आधार पर पूरे भारत में लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर पे इसकी खेती की जाती है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 196 मिलियन टन हो चुका है, और 24 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास प्रोडक्टिविटी है। अकाउंट्स फॉर द 60% ऑफ टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, जैसा कि अभी मैं पीछे चर्चा किया था। एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल आफ्टर चाइना, और चाइना 48% टोटल वर्ल्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन का शेयर करता है, जबकि इंडिया केवल 15% शेयर करता है। अब चाइना का एरिया भी बहुत ज्यादा है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी हमसे बहुत अच्छी खासी है, तो दिस इज द बेसिक टू रीजंस। उनका क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत अच्छा फेवरेबल होता है वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए। हम लोगों में उतने एरिया में कल्टीवेट नहीं करते, और थोड़ा हमारी प्रोडक्टिविटी उस अन्य वर्ल्ड लेवल के अपेक्षा कम भी है। तो ये सारे फैक्टर है कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। और दूसरा फैक्टर क्या है कि हमारा जो रिकमेंडेड लेवल है, अब लगभग हम उसको यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी तो 280 या 290 के आसपास है, जो कि रिकमेंडेड लेवल क्या है, 300 ग्राम हमें सब्जी को जाना खाना चाहिए। और 300 ग्राम में भी 125 ग्राम आपके क्या होना चाहिए, लीफी वेजिटेबल होना चाहिए, 100 ग्राम आपके रूट वेजिटेबल होने चाहिए, और अदर में आपका 75 ग्राम होना चाहिए। ठीक। डिमांड आईए अकॉर्डिंग टू आईए विजन 2050, मतलब आईएवीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च या भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने ऐसा अनुमान लगाया है कि 2050 तक भारत में 375 मिलियन टन सब्जी की जरूरत पड़ेगी। कितना? 375 मिलियन टन। अब यहाँ सोचने लायक बात है कि 375 मिलियन टन सब्जी को हम फुलफिल कैसे करेंगे, जबकि बहुत सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक है। लाइक देखा जाए तो किसानों की जो कृषि योग्य भूमि हो दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिसको हम बोलते हैं dwindling ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड्स।
किसके कारण? औद्योगिकी कारण इतना ज्यादा रोड बनते जा रहे हैं, शहरीकरण, और लोगों के यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है कि लैंड होल्डिंग कैपेसिटी डे बाय डे डिक्रीज होता चला जा रहा है। दूसरा क्या है कि जो आज हमारा मेजर जो टॉपिक है, ड्यू टू द ग्रेटर ससेप्टेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप टू बायोटिक स्ट्रेसेस एंड इट बिकम्स हार्ड टू अचीव द मैक्सिमम यील्ड पोटेंशियल। वेजिटेबल्स आर, क्योंकि जनरली जो सब्जियां होती हैं सक्यूलेंसी नेचर की होती है, बहुत मुलायम होती है। बहुत मुलायम नेचर की होने की वजह से इंसेक्ट और डिजीज के लिए ये बहुत फेवरेबल होते हैं, क्योंकि इनमें नमी पाई जाती है। इंसेक्ट को ह्यूमिडिटी पसंद है, जैसे ही नमी होगा वो आसानी से आएगा, अटैक करेगा, सैप को सक कर सकता है। डिजीज के केस में भी यही है, ड्यू टू द मोर सक्यूलेंसी इंसेक्ट और डिजीज ससेप्टेबल होते हैं। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए दिमाग में एक चीज आता है कि जो हमारे यहाँ डिमांड है 2025 में, फुलफिल कैसे होगा? Now it will be a major challenge to our scientists, Indian vegetable scientists, how they will get that demand by 2050. What is second? Let I would like to discuss about biotic stresses. ये biotic stresses होते क्या हैं? Stresses mean adverse conditions. ऐसा कोई भी कंडीशन जो हमें सूट न करता हो, वो क्या है? स्ट्रेस है। अब वो बायोटिक भी हो सकता है, एबायोटिक भी हो सकता है। बायोटिक मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आएगा? या तो प्लांट होगा या तो एनिमल होगा। अब प्लांट के केस में आपके जितने जैसे फंगस, बैक्टीरिया, ये सब आ जाएंगे। एनिमल के केस में आपका इंसेक्ट, निमेटोड्स, जितने और मेजर पेस्ट जैसे बर्ड्स, डायट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच पैथोजेंस, इंसेक्ट, निमेटोड्स एंड बीड्स means adverse conditions of crop growth for crop growth and production caused by the biological factors such as pathogens, insect, nematodes and weeds is known as biotic stresses। वहीं पर एबायोटिक स्ट्रेस मतलब जो इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण हो रहा है, जैसे कि तापमान कम या ज्यादा, वाटर कम या ज्यादा, लाइट कम या ज्यादा, मतलब जो फेवरेबल कंडीशन है उसके कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? अबायोटिक स्ट्रेसेस बोलते हैं। डिफरेंट मेजर डैमेजिंग एजेंट्स ऑफ द वेजिटेबल क्रॉप्स, यहाँ पर केवल मैं मेजर मेजर क्रॉप की चर्चा किया। जैसे टोमेटो के केस में हम लोगों को पता है, लीफ कर्ल इज ए मेजर डैमेजिंग थ्रेट ऑफ द टोमेटो। स्पॉटेड बिल्ट वायरस इज आल्सो वन इज द इंसेक्ट में फ्रूट बोरर एंड व्हाइट फ्लाई। पोटैटो के केस में लेड ब्लाइट इज वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग डिजीज ऑफ द पोटैटो, फॉलोड बाय द मोजैक वायरस डिजीज। इंसेक्ट पेस्ट में पोटैटो ट्यूबर मार्क, जो फील्ड और स्टोरेज दोनों कंडीशन में इसको प्रभावित करता है। ओनियन में पर्पल ब्लॉच एंड स्टेम फाइलम ब्लाइट दोनों बहुत खतरनाक होते हैं। और थ्रिप्स वन ऑफ द मेजर इंसेक्ट थ्रेट ऑफ द ओनियन प्रोडक्शन। गार्डन पी में पाउडर मिल्ट्यू और रस्ट बढ़ते जा रहे हैं, हमें पता ही है। और वहीं पर इंसेक्ट में पॉड बारर और एफिड। लीफी वेजिटेबल्स के केस में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, और जबकि अर्ली स्टेज पर डैम्पिंग ऑफ बहुत लगता है इसमें। और इंसेक्ट पेस्ट में कोई ज्यादा मेजर डैमेजिंग थ्रेट नहीं है, एफिड लेवल प्रभावित करता है थोड़ा बहुत। कोल क्रॉप्स के केस में ब्लैक रॉट, डैम्पिंग ऑफ, सॉफ्ट रॉट, डाउनी मिल्ड्यू, ये सारे बहुत मेजर बड़े पेस्ट होते हैं, जिसमें ब्लैक रॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ द कोल क्रॉप। वहीं पर इंसेक्ट्स में डायमंड बैक मॉथ, एफिड, कैबेज हेड बोरर इट्सेट्रा आर द मेजर डैमेजिंग इंसेक्ट पेस्ट ऑफ द कोल क्रॉप। यहाँ पर हमें कुछ याद रखना है, जैसे ब्लैक जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लैक रॉट, डायमंड बैक मॉथ, पर लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लीफ कर्ल एंड स्पॉटेड बिल्ट वायरस ऑफ टोमेटो, इतना हमें याद रखना है। वो ब्रिंजल के केस में एक है होमोप्सिस ब्लाइट, हम उसको बोलते हैं। चिली में डाइबैक रॉट बोलते हैं, जिनको हम एंथ्रेक्नोज डिजीज बोलते हैं। शिवलिंगा स्वामी एंड को वर्कर 2009 में इन्होंने रिपोर्ट किया कि लगभग ये डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट से सब्जियों में 40% तक नुकसान हो जाता है, अगर हम उसको अच्छे से टाइम रहते मैनेज नहीं करते हैं तब। टोमेटो फ्रूट बॉरर में इन्होंने बताया कि 24 टू 65% तक नुकसान हो जाता है। ड्यू टू ब्रिंजल में एफएसबी फ्रूट एंड सूट बॉरर ल्यूसिनोड्स हार्मोनालिस के कारण 11 से 93% तक नुकसान हो जाता है। थ्रिप्स माइट्स के कारण चिली में 12 से 90%, ओनियन में पर्पल ब्लॉच, अल्टरनेरिया पोराई या थ्रिप्स थ्रिप्स टैबेकी बहुत ज्यादा मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। इन सबको देखते हुए, जैसे कुकुरबिट्स के केस में फ्रूट फ्लाई इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कुकुरबिट्स।
सबसे ज्यादा खतरनाक होता है कुकरबिज। देखो कि इसमें मस्क मिलन में अगर आ गया तो 90 100% तक नुकसान पहुंचा देता है। तो और कैबेज या कोल क्रॉप्स में डीबीएम, डायमंड ब्लैक मॉथ, साइंटिफिक नेम इसका प्लूटिला झैलुस्टेला, 17 टू 99% तक ये नुकसान पहुंचा देता है। ठीक। इसी तरह से ओकरा के केस में स्वीट एंड फ्रूट वाटर लगता है। आपका एलोवेन मोजाइक वायरस, इनेशन लीफ कल वायरस, ये कुछ मेजर इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेज हैं ओकरा में। वायरल डिजीज भी सबसे खतरनाक होती है। अगर फील्ड में वायरल डिजीज आ गया और उसे आप अर्ली स्टेज पे नहीं मैनेज कर पाए तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हो। अब आप इसमें आप देख सकते हो कि अगर विभिन्न प्रकार के वायरल डिजीज के माध्यम से लगभग 50% से ऊपर नुकसान हो ही जाता है। तो हमें ये भी चीज ध्यान रखना है कि हमेशा वायरल डिजीज में जो उसका वेक्टर है हमें उसे समय रहते नियंत्रित कर लेना है, डिजीज को नहीं फैलने देना है। Cause cause for the dominating biotic stresses. What is the different causes of dominating biotic stress? ऐसा क्या कारण है कि बायोटिक स्ट्रेस इतना ज्यादा प्रभावी हो जाता है? पहला, मोनोकल्चर। मोनोकल्चर की मतलब एक ही स्थान पर एक ही क्रॉप को लगातार कई वर्षों तक लेते रहना। अब एक ही जगह पर एक ही फसल ले रहे हो, सिंपल सी बात ही, कोई आएगा देखेगा अच्छा ये फसल यहाँ हो रही, जाएगा फिर अपने समूह को लेकर आएगा फिर तुम्हारी फसल पे अटैक करेगा। इसीलिए हमें मोनोक्रॉपिंग ना करते हुए, मोनोकल्चर ना करते हुए हमेशा डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग करना चाहिए। जैसा कि हमारे एंसेस्टर करते रहे हैं, पहले अतीत में होता रहा है। वो लोग हमेशा डाइवर्सिफाइड क्रॉप लेते थे, क्योंकि तब तो इतना ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स हमारे पास थे नहीं, रसायन नियंत्रण था नहीं, लेकिन तब भी तो खेती करते थे, पेट पालते थे। तो वहां पर क्या था, नेचुरल कंट्रोल सारी चीजों का होता था। उसके बाद है आपका ओवरलैपिंग ऑफ क्रॉप्स। ओवरलैपिंग ऑफ क्रॉप्स में आप जान सकते हैं कि अगर आपने क्या हुआ कि किसी हमें फील्ड में हमें पता है कि टमाटर में ये रोग आता है, लेड ब्लाइट आता है, आपने टोमेटो के बाद क्या कर दिया, पोटैटो ले लिया। अब पोटैटो में भी तो लेट ब्लाइट का अटैक होता है। हमें फिर क्रॉपिंग सिस्टम भी इस प्रकार से फॉलो करना है, किसी चीज में एक रोग आ रहा हो तो दूसरी फसल हमें ऐसी नहीं लेनी चाहिए कि जिस प्रीवियस क्रॉप में ऐसा रोग लगा हो। तो ओवरलैपिंग ऑफ क्रॉप्स को भी हमें ध्यान में रखना है। तीसरा क्या होता है, डेंस क्रॉपिंग। किसान क्या करता है, खूब ज्यादा उपज लेने के लिए खूब ज्यादा डेंस क्रॉपिंग कर देता है। डेंस मतलब सघन खेती। अब सघन खेती में क्या है कि आप पास पास कई पौधे हो जाएंगे, सनलाइट ट्रेनिंग हो गई, तो नीचे क्या होता है, उनका बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है लीफ सरफेस के नीचे या जमीन के आसपास। फिर ऐसे कंडीशंस क्या होते हैं, डिजीज के लिए बहुत फेवरेबल हो जाते हैं। डिजीज के लिए हमेशा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी फेवरेबल होता है। अब चौथा, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिफर्ड होस्ट। आप कई बार क्या करते हो, जाते हो अपने खेत में दवा ववा डाल के चले जाते हो कि आपको लगता है कि अब तो खत्म हो गया, चलो ठीक है अब रोग नहीं होना हमारे खेत में। लेकिन होता क्या है कि वहीं पर पड़ोसी या आपके खेत के आसपास कोई घास है कि जिसमें वो जो पेस्ट है वो उस क्रॉप में भी होता है, लगता है, अब पड़ोसी ने दवा नहीं डाला, तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिफर्ड होस्ट मतलब वहां पर भी वो अटैक करेगा। उसके बाद जैसे ही आपका केमिकल या जो भी इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हो उनका प्रभाव कम होगा, तुरंत आपकी फसल पे फिर से प्रभाव कर देंगे। हमें एक चीज भी ध्यान में रखना है कि जैसे आसपास के खरपतवार या मेड़ों या जो उस पे मेड़ पे या जो पाए जाते हैं घास फूस, ऐसी घासें नहीं होनी चाहिए। हमेशा क्लीन कल्टीवेशन रखना है कि अगर हमने वो फसल नहीं ली तब भी वो दूसरा जो घास या तो पड़ोसी की फसल ले रहा है उसकी फसल पे वो अटैक कर रहा है। जैसे कैबेज में है, आपका हेड बॉर्डर है कैबेज का, वो क्या होता है, टर्निप में भी आता है, टर्निप में भी लगता है। तो ऐसी चीजों से हमें थोड़ा बहुत बचना चाहिए, और हमें इस प्रिफर्ड होस्ट से बचने के लिए ट्रैप क्रॉप यूज करना चाहिए कि जो भी आसपास हो उनको आकर्षित कर ले। जैसे टोमेटो में हम मैरीगोल्ड यूज करते हैं, जो भी फ्रूट बारर या व्हाइट फ्लाई होंगे, एफिड होगा, वो मैरीगोल्ड की तरफ आकर्षित हो जाएगा, टमाटो आपका सुरक्षित रहता है। पांचवा आपका एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। जनरली होता क्या है कि हम किसान लोग क्या करते हैं कि खूब ज्यादा नाइट्रोजन यूज करते हैं। नाइट्रोजन जब हम खूब यूज करते हैं तो नाइट्रोजन की क्या एक खासियत है कि वो सक्यूलेंसी बढ़ाता है, ग्रोथ को खूब बढ़ाता है, ग्रोथ के साथ साथ सक्यूलेंसी भी पौधे में खूब बढ़ाता है। सक्यूलेंसी मतलब मुलायमता। अब उस केस में क्या होता है, या कोई भी इंसेक्ट पेस्ट आएगा वो अटैक करेगा तो आराम से आएगा, बैठेगा, उसको एकदम मुलायम मुलायम मिलेगा, खाएगा। तो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर से भी खूब ज्यादा इंसेक्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें रिकमेंडेड डोज को ही फॉलो करना है।
कम भी नहीं देना है, रिकमेंडेड डोज जो भी होती है पार्टिकुलर क्रॉप के लिए, पार्टिकुलर एरिया के लिए, जो भी मतलब पब्लिक इंस्टीट्यूट से रिकमेंड होगा, उसको हम फॉलो करते हैं। लास्ट में है इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ भाई पेस्ट आ गया, पता चलता है हम उसमें पे इम्डा इम्डा पे इम्डा इम्डा पे इम्डा डाले पड़े हैं। अब होता क्या है कि इंसेक्ट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी अपनी बॉडी में डेवलप कर लेता है रेजिस्टेंट पावर। उसके बाद बोलता है तुम डालते रहो, कोई बात नहीं, वो बायोटिक टाइप अपना डेवलप कर लेता है, रेस डेवलप कर लेता है, कहीं फिर आके तुम्हारी दवा तुम डालते रहो, कोई परवाह नहीं पड़ना। तो इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स का सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया है कि जो मेजर पेस्ट थे वो तो कंट्रोल हुए, लेकिन जो माइनर पेस्ट था वो आज मेजर पेस्ट बन चुका है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अभी 4-5 साल पहले हरियाणा में देखने को मिला था। कॉटन में, कॉटन बॉर्डर के लिए सब लोग दवा यूज किए, बाद में पता चला कि 3-4 सालों में वहां एफिड फ्लाई, सॉरी, एफिड या व्हाइट फ्लाई मेजर इंसेक्ट पेस्ट बन गया और पूरी की पूरी फसल को खत्म कर दिया। अब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था किसी भी साइंटिस्ट के पास, किसी के पास, कि रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करो या कोई केमिकल कंसंट्रेशन डेवलप करके उसको कंट्रोल करो। तो इन सारों चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं एक ही चीज कहूंगा कि कभी भी इंसेक्ट पेस्ट डिजीज से बचना है तो आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन फॉलो कीजिए, आप अच्छा क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो कीजिए, आप ट्रैप क्रॉप फॉलो कीजिए, आप रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर अलाउ फॉलो कीजिए। अब बात आ रही कि हाउ टू मिटिगेट, हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, हम इसको, अगर मान के चलो हमारे खेत में आए ही ना, या आया तो हम कैसे उसे नियंत्रित करें। तो इन सारी चीजों को हम कैसे नियंत्रित कर रहे हैं, कैसे कम इनका प्रभाव जो है इंसेक्ट डिजीज का प्रभाव को कम करें, या इनको कैसे हम प्रबंध करें, इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, जिसमें मेन हमारा फोकस है एग्रोनॉमिकल अप्रोच पे। दूसरा रेजिस्टेंट ब्रीडिंग के माध्यम से, मतलब रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करके। तीसरा अदर टेक्निक जो कि आईपीएम पर चर्चा करेंगे। Need technologies that enhance quality and productivity of vegetables is the agronomic approach, resistant breeding approach, and other techniques. So first one is the agronomic approach में cultural methods, physical and mechanical methods, biological methods या chemical methods. ठीक। उसके बाद रेजिस्टेंट ब्रीडिंग, कन्वेंशनल ब्रीडिंग, नॉन कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड। तो नॉन कन्वेंशनल मींस बायोटेक्नोलॉजिकल, मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन, या आजकल क्रिस्पर टेक्नोलॉजीज, एलील माइनिंग, जीन एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग, सारी मेथड्स आजकल नॉन कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स में है। अदर टेक्निक्स में हम आईपीएम या ग्राफ्टिंग पे चर्चा करेंगे। कल्चरल कंट्रोल मेथड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स फॉर द इंसेक्ट या डिजीज मैनेजमेंट। क्योंकि जैसे कि कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि डिजीज आने से पहले आप इतनी सारी चीजें अपना लो कि डिजीज आए ही ना। जैसे अभी कोरोना काल में हम लोगों को समझाया जाता था, सैनिटाइजर लेकर चलो, मास्क पहन के रहो हमेशा, कुछ भी सामान ला रहे हो उसको कुछ दिनों के लिए बाहर ही रखे रहो, या उसको धो धा के यूज करो। तो ये चीजें क्या थी, प्रिवेंटिव मेथड था ये रोग आए, आपको ऐसा कुछ उसे मिले ही ना वहां पे, इंसेक्ट आए तो उसको ऐसा कुछ मिले ही ना, और सर्वाइव ही ना करने पाए, तो आप तो बचे रहेंगे। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में कल्चरल कंट्रोल मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा इसको फॉलो करना चाहिए। अब इसमें होता क्या है, पहला, आपको जो भी सीड या प्लांटिंग मटेरियल यूज करना है वो साफ सुथरा हो, रोग रहित हो। सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट कल्टीवर, हमेशा वैरायटी जो यूज करो, रेजिस्टेंट वैरायटी यूज करो। क्लीन कल्टीवेशन, क्लीन कल्टीवेशन मतलब जो खेतों के बीच में खरपतवार ना हो, खेत के चारों तरफ मेड़ों पर खरपतवार या ऐसे कुछ ना पाए जाए जो कि प्रिफर्ड होस्ट हो किसी इंसेक्ट या डिजीज के लिए। समय समय पर हमें सॉइल टिलेज करते रहना चाहिए, गुड़ाई उड़ाई निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे मृदा में एरेशन, और जैसे सॉइल टिलेज में हम गर्मियों में रिकमेंड करते हैं डीप प्लॉइंग कर देना चाहिए। डीप प्लॉइंग गहरी जुताई करने से उसके फायदे होते हैं कि उसको एरेशन तो हो ही जाता है, साथ साथ में जो भी अंडे लार्वी या खरपतवार के बीज नीचे होंगे वो ऊपर आ जाते हैं, और वो कितना ज्यादा तापमान होता है कि जिसके कारण वो निष्प्रभावी हो जाता है उनका इफेक्ट। अल्टरनेट टाइमिंग ऑफ द सोइंग, अगर आपको पता है कि नवंबर के महीने में ये वाला वायरल डिजीज टमाटर में आता ही आता है, अरे तो भाई साहब नवंबर से पहले ही क्रॉप के ले लो, नवंबर के या तो बाद में ले लो, नवंबर के समय उस क्रॉप को लो ही मत। तो अल्टरनेट, और सबसे बढ़िया इसका होता है, मटर में करते हैं हम बिल्ट से बचने के लिए, मटर में गार्डन में नियर बिल्ट आता है, तो नियर बिल्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सोइंग टाइम को हमने पहले ही उसकी फसल को हम ले लेते हैं, बाद में नहीं लेते हैं।
प्लांट डेंसिटी हमें मेंटेन रखनी है, बहुत ज्यादा हाई टेंस नहीं करना है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वही जो हम पहले चीज पर चर्चा किए थे, एक के साथ में दो तीन फसलें लो, और जो क्रॉपिंग सिस्टम हमारा पैटर्न हो वो अच्छा होना चाहिए। एक मतलब वैरायटी या फसलें एक दूसरे को ऐसा ना हो कि जो एक दूसरे के प्रति ससेप्टेबल हो, जैसे आलू और टमाटर के केस में आपको बताया था, निमेटोड प्रॉब्लम के केस में बताया था कि लगभग बहुत सी सब्जियों में निमेटोड आता ही आता है, तो उससे बचने के लिए हमें गेहूं या ऐसी फसलें लेनी चाहिए कि जिसमें निमेटोड ना आता हो। क्रॉप न्यूट्रिशन, आपको जुडिशियल एप्लीकेशन आपका फर्टिलाइजर यूज करना है कि जो भी रिकमेंडेड डोज होती है हमें केवल उतना ही फॉलो करना है, और कब देना है ये भी ध्यान में रखना है। और लास्ट में वाटर मैनेजमेंट, पानी की कमी भी नहीं होने देनी है, पानी की अधिकता भी नहीं होने देना है, और बहुत अच्छी खासी ड्रेनेज सिस्टम आपके पास होना चाहिए। ये चीजें हमारे कल्चरल कंट्रोल मेथड्स की टैक्टिस होती हैं, इनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए किसी भी प्रकार का आप कल्टीवेशन कर रहे हो किसी भी फसल का। सेकंड इज द मैकेनिकल या फिजिकल मेथड्स। मैकेनिकल या फिजिकल मेथड्स में कि हम किसी चीज के सहारा लें, जैसे टेली सिस्टम, कि हम कुकुरबिट्स या ऐसी सब्जियों को क्या कर रहे हैं आजकल देखते हैं कि पोल पर चढ़ा देते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि जब हम उसे पोल पर चढ़ा देते हैं, तो उनकी सारी जो कुकुरबिट्स या ऐसी सब्जियां जो होती हैं जो रेंगने वाली होती हैं, तो उनके सारे भाग पर क्या होता है, सनलाइट पड़ता है। सनलाइट पड़ता है तो सारे भाग पर जब सनलाइट पड़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो मॉइस्ट जमीन के नीचे जब वो लेटी हुई रहती थी, तो क्या होता था, वहां नमी बना रहता था, और नमी बना रहता था तब तो फेवरेबल हो गया डिजीज के लिए। तो ड्रेनेज सिस्टम में ये चीजें नहीं हो पाती, क्योंकि सनलाइट और एरेशन इतना होता है कि ह्यूमिडिटी वहां नहीं बन पाता है, और फसल को सनलाइट एरेशन सारी चीज मिल रही है, तो इसलिए उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा खासा होता है। तो टेली सिस्टम में बहुत ज्यादा उपज प्राप्त होता है कंपेयर टू जब हम वो फ्लैट सिस्टम में यूज करते हैं, और उसमें रोग या इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी नहीं होने पाता। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ग्रीन हाउस कल्टीवेशन है, ग्लास हाउस कल्टीवेशन है, पॉली हाउस कल्टीवेशन। अभी तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, इसमें किसी प्रकार का रोग या इंसेक्ट पेस्ट आना ही नहीं है, जब तक कि आप लापरवाही नहीं करोगे। ट्रैप क्रॉप, ट्रैप्स या येलोस्ट की ट्रैप्स या ऐसे यूज करते हैं हम, या फेरोमोन ट्रैप आज हम यूज करके क्या करते हैं, एक दूसरे के जो एंटागोनिस्टिक में, जैसे मेल मेल फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे तो फीमेल अट्रैक्ट होगा, फीमेल लगाएंगे तो मेल अट्रैक्ट होगा, या येलोस्ट की ट्रैप लगा लेते हैं, या खेतों में रात में हम पल पे टांग देते हैं, उसके नीचे पानी इकट्ठा कर देते हैं। ये कुछ फिजिकल या मैकेनिकल मेथड्स होते हैं जिनके माध्यम से हम उनको पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं, उनकी पॉपुलेशन को नियंत्रित कर लेते हैं, मतलब पॉपुलेशन को हम इंक्रीज नहीं होने देते हैं। इफेक्ट आप सिंह एंड को वर्कर 2007 में इन्होंने बताया था, बिटर गार्ड में देखा इन्होंने, और बोरन इन्फेस्टेशन पे कि किसमें सबसे कम बोरन इन्फेस्टेशन रहा, इनको सिंगल लाइन में सबसे बढ़िया मिला। सिंगल लाइन सिस्टम में, क्योंकि वहां पर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं हुआ, डेंस नहीं हुआ, सनलाइट एफिशिएंसी अच्छा खासा रहा, और इनको उपज भी उसमें सबसे बढ़िया मिला, तो इन्होंने बिटर गार्ड सिस्टम में सिंगल लाइन टेली सिस्टम को सबसे बढ़िया माना, सबसे उसी को इन्होंने रिकमेंड किया। बायोलॉजिकल मेथड्स, आजकल नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जिसकी डिमांड हो रही है यही है, बायोलॉजिकल मेथड्स, कि हमें जैविक नियंत्रण जिससे कैसे करें। एलनबर्ग एंड क्वार्कर 2001 में इन्होंने इसको डिफाइन किया था, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सप्रेस द पॉपुलेशन डेंसिटी और इम्पैक्ट ऑफ a specific pest organism, making it less abundant or less damaging than it otherwise be। मतलब बहुत ज्यादा ना नुकसान करे, उसको हम नियंत्रित कर लें ऐसी सीमा तक कि वो नुकसान पहुंचाए ही, और उसको हम कैसे करेंगे, उसके नेचुरल नेमिज के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के हम बायो पेस्टिसाइड्स यूज करके इस तरह से उसको नियंत्रित करते हैं। जैसे यहाँ पर मेंटिस देख सकते हो, मेंटिस है, ट्राइकोडर्मा है, लेस बेग है, ठीक है, ये ऐसे सिर्फ आप एनपीवी वायरस यहाँ से हम इसको बनाएंगे, ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट्स अगेंस्ट डिफरेंट पेस्ट जो कि डेवलप किए जा चुके हैं, जैसे इंसेक्ट कंट्रोल में को बैक्टीरिया यूज करते हैं, बैसिलस thuringiensis जो कि बीटी जीन की हम बात करते हैं, वो यहीं से आया हुआ बीटी जीन, या जो हम बात करते हैं ना बैगन में बीटी बैगन, बीटी काटन, तो ये बैसिलस thuringiensis से वो जीन लिया गया बीटी जीन। वायरस में एनपीवी या जीवी, फंगाई में बिवेरिया स्पीसीज, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, निमेटोड, ये इतने निमेटोड हैं, अदर्स फेरोमोन्स या पैरासिटाइड्स या प्रेडेटर्स, ये किसके लिए यूज होते हैं, इंसेक्ट कंट्रोल के लिए। इतने बैक्टीरिया बैसिला, ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सा बैक्टीरिया इंसेक्ट कंट्रोल में यूज किया जाता है, कौन सा वायरस इंसेक्ट कंट्रोल में यूज किया जाता है, कौन सा फंगाई इंसेक्ट कंट्रोल में यूज किया जाता है, कौन सा निमेटोड या अदर्स यूज किया जाता है। सॉरी, निमेटोड कंट्रोल में आप देख सकते हो, ठीक,
इतने आप यूज किए जाते हैं, बैसिलस thuringiensis, बैसिलस पेनिट्रेंस, ट्राइकोडर्मा हाजारिनियम, ठीक, स्यूडोमोनास रिलेसिनम। डिजीज कंट्रोल के लिए कौन कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम, रेडियोबैक्टर, बैसिलस स्पीसीज, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज, ठीक। वहीं पर फंगाई, फंगस को कंट्रोल करने के लिए हम जो सॉरी डिजीज फंगाई को कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, नॉन पैथोजेनिक फ्यूजेरियम और एस्परजाइलस नाइजर को यूज करते हैं। बायोकंट्रोलर के माध्यम से डिफरेंट बायो कंट्रोल एजेंट यूज किए गए जो विभिन्न प्रकार के, उसमें हम इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल में या डिजीज या सॉइल बॉर्न डिजीजेज में भी यूज करते हैं। पंत बायोजेंट 1 से लगा के पंतग्रामा 1, पंतग्रामा 2, पंतग्रामा 3। Plant product used for the management of insect pest of vegetables like Lucinodes arbonalis, ये ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, 2% ऑयल को पोंगामिया पेंटाटा का पिनाटा का 2% ऑयल, मधुका इंडिका एंड अचादी रेचेटिया इंडिका, इन तीनों का मिला 2% ऑयल को हम यूज करते हैं। नीम अजाल, नीम का प्रोडक्ट होता है, नीम आयल 0.3% को हम स्प्रे कर देते हैं क्रॉप को अर्ली स्टेज पे 20 से 25 दिन बाद, तो उसमें वो नियंत्रित हो जाता है, इसमें कोई कॉमन बात नहीं है। इपिलैचना बिग्नो पंकाटा ब्रिंजल का ही एक हड्डा बीटल होता है, जिसको हम कंट्रोल करने के लिए लीफ एक्सट्रैक्ट ऑफ लेंटाना कैमरा को 1% एक्सट्रैक्ट करके इसको 20 दिन और 30 दिन पे स्प्रे कर देते हैं, जिससे फिर उसका अटैक नहीं होने पाता है। हेलिकोवर्प आर्मीजेरा, वन ऑफ द मेजर पेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हेलिकोवर्प आर्मीजेरा। इसके लिए मेथालोनिका विंकारोजिया एंड कैलेस्टिमोम लेंसियोलाटा। तो आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो भी इंसेक्ट पेस्ट उनको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट प्लांट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि नीम गोल्ड, नीम एजाल, निम्बिसिडीन, एनएसकी, नीम ऑयल, नीम ऑयल, नीम अजाल ऑयल 2% ऑफ द पेंगोमिया या मधुका, आजादी रेसेटा इंडिका और कैलिस्टिमोम लेंसियोलेट। कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि इनका हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं। Biocontrol agents recommended by investable crops by the Sath Party and Coworker 2006. Biogen Trichoderma 2,50,000 इसके एक्स पर हेक्टेयर में हम क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। इसके लिए ओकरा सूट एंड फ्रूट बारह, टोमेटो फ्रूट बॉरर के लिए क्राइसोपल्ला 50,000 फर्स्ट इंस्टॉल लार्वी को हम पर हेक्टेयर वीकली रिलीज करते हैं। किसके लिए? ओकरा एफिड, कैबेज एफिड के लिए करते हैं। एसएनपीवी 250 लार्वी इक्विवेलेंट पर हेक्टेयर 10 डेज इंटरवल पे हम इसको रिलीज करते रहते हैं, खेत में छिड़कते रहते हैं। किसके लिए? टोमेटो फ्रूट बॉरर, ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बॉरर, ओकरा फ्रूट बॉरर, विभिन्न प्रकार के फ्रूट बॉरर से जो भी लेप्टोस्पाइरम पेस्ट होंगे उनके लिए हम करते रहते हैं। कुछ फेरोमोन्स डेवलप किए गए हैं जैसे ट्राइकोसेन, अल्फा ट्रिप्टोफान, तो इनको हम यूज करते हैं, जैसे कुछ नेचुरल एनिमीज होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। केमिकल मेथड्स लास्ट में, अगर आपका कल्चरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल से नहीं कंट्रोल हो रहा है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल तक वो पहुंच चुका है, तो उसके बाद हम सिर्फ उसको केमिकल मेथड्स के माध्यम से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो chemical methods में when confronted with an above threshold pest population, chemical intervention is often needed. उस समय अगर थ्रेशोल्ड लेवल तक इंसेक्ट पॉपुलेशन या थ्रेशोल्ड लेवल तक आपका अफेक्ट हो चुका है, तब आप सिर्फ उसको नियंत्रित कर सकते हो, तो केमिकल मेथड से ही नियंत्रित कर सकते हो। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, बैक्टीरियसाइड्स, नेमेटिसाइड्स, हर्बिसाइड्स की चर्चा है, जिसको आप लिस्ट में देख सकते हो। आजकल कुछ नए पुराने इंसेक्टिसाइड्स बैन हो चुके हैं, इवन फंगिसाइड्स, बैक्टीरियसाइड्स भी बैन हो चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ मैं नए लेकर आया हूँ, जैसे डाइमेथोएट, रैनक्सपार, फिनोल्फास, सेपरमेथ्रिन, डाइकोफॉल, फोसालान, कोराजिन भी अब बैन हो चुका है, इमिडाक्लोपिड भी बैन हो चुका है। सेफर इंसेक्टिसाइड्स टू नेचुरल एनिमीज ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू आईआईबीआर। बीन्स में माइट के लिए नेचुरल एनिमी यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स हमारा क्या है? सल्फर है, डायमंड बैक मॉथ, फैसालोन, परमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, एनएसके, साइपरमेथ्रिन, फ्लुविनालाइट। ओकरा में हम सल्फर, माइट्स के लिए सल्फर यूज करते हैं। टोमेटो फ्रूट बारह के लिए एसिफेट, फैसालोन, फेनोवेलेरेट यूज करते हैं।
Biorational insecticides for use in vegetable according to IAVR, imidacloprid, thiamethoxam 20%, 25%, ओकरा जैसिड एफिड फ्लाई व्हाइट फ्लाई के लिए डोज क्या है आपका 25 ग्राम पर एक पर एआई, टोमेटो व्हाइट फ्लाई, ब्रिंजल। उसके बाद ये विभिन्न प्रकार के नए जो आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं, बायोरेशनल इंसेक्टिसाइड्स, उनकी ये लिस्ट है जो आजकल कॉमनली चल रहे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन केमिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कब होता है? जैसे डायमंड बैक माउथ ऑफ कैबेज, 10 लार्वी पर प्लांट एट सीडलिंग स्टेज। अगर सीडलिंग स्टेज पे प्रति पौधा 10 लार्वी दिख रहा है तो इसका मतलब आपको कल्चरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल भूलकर केमिकल मेथड पे चला ही जाना है। चिली थ्रिप्स के केस में 2 थ्रिप्स पर लीफ, कॉलीफ्लावर एफिड 30 एफिड पर प्लांट, पी एफिड 3 to 4 एफिड पर प्लांट, टोमेटो फ्रूट बॉरर 1 लार्वा पर प्लांट और 2% फ्रूट डैमेज जब भी दिख जाए आपको। उसी तरह से पोटैटो में जब माना जाता है कि एफिड पॉपुलेशन 20 एफिड पर 100 कंपाउंड लीव्स पे है, तो उस समय भी उसका जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो 20 एफिड्स पर 100 कंपाउंड लीव्स है। तो ये चीजें हमें इनका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल याद रखना है कि विभिन्न क्रॉप में विभिन्न इंसेक्ट पेस्ट के लिए इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है। ब्रीडिंग मेथड्स, अब हम रजिस्टेंट ब्रीडिंग पे चलेंगे कि अगर हम रजिस्टेंट वैरायटी ही डेवलप करते हैं तो हमें जो हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं इनकी कम जरूरत पड़ेगी। अगर हम ससेप्टेबल वैरायटी उगा रहे हैं तो हमें इनकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी, कल्चरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल या केमिकल, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और इसमें बहुत ज्यादा आपका कॉस्ट भी लग जाता है। इन कॉस्ट को कम करने के लिए हम क्या करें, रजिस्टेंट वैरायटीज को लगाएं, लेकिन फिर भी हमें कल्चरल और फिजिकल मेथड्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो resistant breeding approach is a good source for the sustainable agriculture. What is the different steps involved in the biotic stress resistance for insect disease? सोर्स फॉर, सबसे पहले हम सोर्स फॉर रेजिस्टेंस के लिए जाएंगे। सोर्स क्या है, कौन सी लाइन है, कौन सा वाइल्ड पॉपुलेशन है। उसके बाद मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंट, उसको हम डिफरेंट लोकेशन पर स्क्रीन करते हैं, फिर लास्ट में जाकर हम उसको सिलेक्ट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं एज ए रजिस्टेंट वैरायटी। सोर्स फॉर द डिफरेंट बायोटिक स्टेट, सिंह एंड कोवर्कर 2009 आईएबीआर के साइंटिस्ट हैं विजेंद्र सिंह, उनके माध्यम से टोमेटो में टोमेटो लीफ कल के लिए कौन सी है, सोलेनम हिर्सुटम, ग्लेबरेटम, सोलेनम पेरुवियनम, फ्रूट बॉरर के लिए सोलेनम हिर्सुटम, फैकल्टेटिव ग्लेबरेटम, ब्रिंजल में फोम्सस डिलाइट के लिए सोलेनम जेंथोकार्पम, चिली में आप पंत सीवन या पंत पूसा सदाबहार, ओकरा में एबल मोस्टस टेट्राफेलस, एबल मोस्टस मानी हार्ट, एबल मोस्टस एस्गुलोसस, पोटैटो में लेट ब्लाइट के लिए कुपरी ज्योति, कुपरी अलंकार, सोलेनम डेमेसम, सोलेनम बल्बोकास्टेनम, कैबेज ब्लैक रॉट के लिए अर्ली फिजी, गोल्डन एकर, लेट जायंट, ईसी 10109 सिलेक्शन रेट is the sum of the source for the resistant against the disease and insect pest. Achievements, what is the achievement अभी तक जो हमें मतलब रेजिस्टेंट ब्रीडिंग के माध्यम से हमने रेजिस्टेंट वैरायटियां डेवलप की है। टोमेटो के केस में बैक्टीरियल बिल्ट के लिए लगभग आईएचआर की सारी वैरायटियां बैक्टीरियल बिल्ट होती हैं रेजिस्टेंट, क्योंकि साउथ इंडिया में बैक्टीरियल बिल्ट इज ए मेजर प्रॉब्लम। अर्का आभा बीटी 10 पंत बहार और रोमा वर्टिसिलियम बिल्ट के लिए होता है। हिसार अनमोल और हिसार गौरव लीफ कर्ल वायरस के लिए होते हैं। ब्रिंजल में पुष्पंत ऋतुराज बैक्टीरियल बिल्ट रेजिस्टेंट होती है। पूसा भैरव, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। Pusa Bharo is the resistant against Pomosis blight. Pomosis blight is an important disease of brinjal for the seed production. Pant Samrat is the multiple disease resistance variety of brinjal. Cabbage, Pusa Mukta, golden acre, late giant is the resistant against black rot. Cauliflower में Pusa Subra, Pusa snowball K1 against black rot. Pusa snowball K1 भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, करीब 2-3 बार तो मुझे ये आईसीआर एग्जाम में मिल चुका है। पूसा स्नोबॉल K1 अगर रजिस्टेंट अगेंस्ट ब्लैक रॉट। पोटैटो के केस में लेट ब्लाइट के लिए लगभग इसमें भी सारी वैरायटियां लेट ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट होती ही होती हैं। ओकरा, अर्का नामिका, अर्का अभय, पूसा एफोर, वाईबीएमबी के लिए रेजिस्टेंट है। चिली में पंदसीवन, पूसा ज्वाला, पंजाब लाल लीफ कल वायरस के लिए रेजिस्टेंट है। पूसा सदाबहार मल्टीपल डिजीज, पंजाब लाल और पूसा सदाबहार मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है किसकी, चिली की। वाटरमेलन में अर्का मानिक रेजिस्टेंट, मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू, डानी मिल्ड्यू।
इसी तरह से रेडिस में भी अर्का निशांत डेवलप किया गया, वो भी मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी है। अब यहाँ पर टोलरेंट वैरायटीज आप सबस्टिबल क्रॉप फ्रूट बॉलर के लिए कौन सा है, फ्रूट बॉलर के, अभी यहाँ पर क्या है, इंसेक्ट टोलरेंट कौन कौन सी वैरायटी है, डिफरेंट वैरायटी जो डेवलप की गई है। अर्का टिंडा, अर्का सूर्यमुखी, ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वैरायटीज है रेजिस्टेंट या टोलरेंट टू इंसेक्ट पेस्ट या फ्रूट फ्लाई, ये हमें ध्यान में रखना है इसको। ठीक। कमर्शियली रिलीज ट्रांसजेनिक वैरायटी, अभी हमारे इंडिया में तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे ट्रांसजेनिक वैरायटियां डेवलप की जा चुकी हैं, जैसे पोटैटो के केस में न्यू लीफ वाई, न्यू लीफ प्लस, ये सब किसके लिए है? कोलोरेडो पोटैटो बीटल एक बहुत बड़ा इंसेक्ट पेस्ट है, जो यूएसए या पेरू, बोलिविया, मैक्सिको रीजन, जहां आलू खूब उत्पादित होता है, वहां का मेजर प्रॉब्लम है। और पोटैटो लीफ रोल वायरस भी, तो इनके लिए रेजिस्टेंट होती है। स्वीट पोटैटो के केस में जेवेल डेवलप हुआ, किसके लिए? बेबी लंगेस्ट। समर स्क्वैश का JW20 और फ्रीडम 2, जुकनी, इसको JMB जुकनी मोजैक वायरस। अदर टेक्निक में आईपीएम, ग्राफ्टिंग और ट्रू पोटैटो सीड। आईपीएम क्या है कि एक कंप्रहेंसिव अप्रोच है। कंप्रहेंसिव अप्रोच मतलब इसमें हम सारी चीजों को मैं यूज करेंगे एक सीक्वेंस में। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कल्चरल मेथड्स को यूज करें, फिर फिजिकल, मैकेनिकल, फिर बायोलॉजिकल। अगर नहीं कंट्रोल हो रहा फिर हम किस पर जाते हैं? केमिकल मेथड्स पे जाते हैं। और इस मैनेजमेंट प्रैक्टिस के पहले यूज ऑफ द रेजिस्टेंट वैरायटी यूज होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। IPM is a comprehensive approach to pest control that uses combined means to reduce the status of pest to tolerable levels which maintaining a quality environment. IPM emphasizes the growth of healthy crop with the least possible disruption of agroecosystem and encourage natural pest control mechanism. जरूरत क्यों है? IPM helps to keep a balanced ecosystem या एग्रो इकोसिस्टम को अच्छा बना के रखता है। पेस्टिसाइड्स कैन बी इनफेक्टिव, अगर हम कल्चरल, मैकेनिकल, फिजिकल और रेजिस्टेंट वैरायटी को ही उपयोग कर लें तो हमें लगता है कि हम केमिकल कंट्रोल मेथड्स की हमें जरूरत ही नहीं है। आईपीएम के माध्यम से अगर हमें पेस्टिसाइड्स की हम कम से कम मात्रा यूज करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट जो होगा, जो हम इस पर खर्च करते हैं, वो भी बचत होगा। आईपीएम प्रमोट हेल्दी एनवायरनमेंट, मतलब एग्रो एग्रो इकोसिस्टम बहुत अच्छा होगा। मेंटेन ए गुड पब्लिक इमेज मीन्स आपका जो प्रोडक्ट होगा वो इस केमिकल सेफ प्रोडक्ट होगा, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा। तो इसका मतलब आपका एक अच्छे, आपका जो प्रोडक्ट होगा उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी। इंटीग्रेटेड टेस्ट में हम देख सकते हैं प्रिवेंटिव मेथड क्या क्या होते हैं, या जिनको हम इनडायरेक्ट मेथड्स बोलते हैं, जो रिड्यूस करते हैं, इनिशियल सेवेरिटी को रिड्यूस कर देते हैं। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप ब्रीडिंग, क्रॉप प्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, ट्रैप क्रॉप, इंटरक्रॉपिंग, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक। कल्चरल एंड मैकेनिकल मेथड्स, फेरोमोन्स, बायोलॉजिकल या केमिकल सेफ्टी, जो भी आ रहे हैं चीजें। ऑब्जर्वेशन हमें यूज करते रहना है, हम बीच बीच में जाकर ये भी चीज फॉलो करना है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो बेसिक कंपोनेंट होता है, पहला प्रिवेंशन, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद उसका इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब डायरेक्ट मेजर, जिसमें हम उसको, जैसे अगर ईटीएल लेवल पर वो पहुंच गया था, उसे केमिकल या बायोलॉजिकल मेथड से उससे क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है। तो इसमें तीन चीजें, प्रिवेंशन फॉलोड बाय ऑब्जर्वेशन फॉलोड बाय इंटरवेंशन। ठीक। IPM technology for fruit fly management in cucurbits. According to IAVR, first installation of used water bottle wetted with the curlure as mat, saturated wood blocks, ethanol, curlure, carbaryl in a ratio 8:1 at the rate 25 traps per hectare prior to flower initiation. ठीक। फ्रूट फ्लाई मैनेजमेंट के लिए हमें एक बॉटल यूज करना है, उस बॉटल में क्या कर देना है, हमें एक वुड ब्लॉक्स यूज करना है। वुड ब्लॉक्स में क्या क्या रहेगा आपका? इथेनॉल, क्लोरुल, कार्बारिल, ये तीन को रेशियो बनाना है 8:1 के रेशियो में। बेट उसके बाद एक तो पहले हो जाएगा, और कितना का, ऐसे 25 बॉटल प्रति हेक्टेयर आपको लगा देने हैं। दूसरा, बेट स्प्रे कंटेनिंग मेलाथियान 20 ml विद 20 लीटर वाटर विद 500 ग्राम मोलासेस स्प्रेड रैंडमली ऑन 25 प्लांट्स पर हेक्टेयर। इससे भी आपका क्या होगा, जो फ्रूट फ्लाई अटैक होगा वो कम हो जाएगा। यूज ऑफ रिपेलेंट, एनएसके, नीम सेट कर्नेल एक्सट्रैक्ट 4%, enhanced trapping and luring in wet spots. Mean fruit fly catches much higher in rapid installed with mat plus bat repellent plots.
Compared to that of 75.82 trap per week in matte treated plots. Fruit fine tuning of this module with the addition of NSK spray and increased the diameter of bottle cap 10 centimeter along with the use of dichloro was 1% increase the adult trapping killing in impact IPM टेक्नोलॉजी है चार पांच जो डेवलप की गई उनके माध्यम IABR के माध्यम से this technology helped to suppress further population buildup of insect with almost no probability of insecticides reduce residue in and or on the fruits. IPM technology for shoot and fruit borne management in brinjal. आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लास्टिक टनल ट्रैप 100% 100 correct air bed with sex pheromone lures from 15 to 20 days of planting traps at 10 meter distance. मतलब 10 मीटर की दूरी पर 100 टनल ट्रैप फेरोमोन ट्रैप हमें लगा दें। नीड बेस्ड फोलियर स्प्रे आप एनएस की अगर आपको लगता है कि नीम सीड कर्नेल का 4% स्प्रे करना है तो आप उसको भी कर सकते हो। फाइन ट्यूनिंग ऑफ दिस मॉड्यूल विद एडिशन ऑफ सीडलिंग फ्रूट टिप इन रेनेक्सिफायर एक होता है केमिकल होता है अगर 0.5 ml को बना के हम उसमें रूट टिप ट्रीटमेंट कर दें शूट एंड फ्रूट बॉर्न मैनेजमेंट को हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कोल क्रॉप से में 40 बीएम मैनेजमेंट के लिए ऐसे दिया गया है एफिड मैनेजमेंट के लिए भी दिया गया है कैबेज के लिए फिर उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है टोमेटो के केस में भी उन्होंने फ्रूट एंड सूट बॉर्डर के लिए दिया हुआ है आईपीएम इंटरवेंशन इन टोमेटो और दूसरा है अदर टेक्निक में वेजिटेबल क्राफ्टिंग आजकल इसका बहुत फैशन चल रखा है कि हम रेजिस्टेंट फ्रूट स्टॉक यूज कर रहे हैं जिसमें भी किसी भी प्रकार का सॉइल बॉर्न डिजीज ना आता हो मतलब जो भी सॉइल अफेक्टेड एरिया है ड्यू टू डिजीज या निमेटोड उनके केस में अगर हम रेजिस्टेंट रूट स्टॉक यूज कर लें रूट स्टॉक मतलब जो जड़ वाला भाग है ऊपर फिर उसका जो साइन वाला पार्ट होगा जो हमारा इम्प्रूव्ड वैरायटी होगी उसको हम उस पर ग्राफ्ट करके हम उस अफेक्टेड एरिया में भी अच्छा खासा प्रोडक्शन ले सकते हैं आजकल ब्रिंजल के केस में बहुत पॉपुलर हो रहा है कि ब्रिंजल में क्या हो रहा है कि आज का जो रूट स्टॉक यूज कर रहे हैं वो क्या हो रहा है कि कई सालों तक चल रहा है पेरेनियल नेचर का रूट स्टॉक यूज कर रहे हैं और एक ही फील्ड पर हम लगातार बैगन की खेती करते हुए चले जा रहे हैं इसके बेनिफिट्स है अचीव सॉइल बॉर्न डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंट टॉलरेंस वैरायटीज एक्वायर्ड टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस सच एज चिलिंग और साल्ट स्ट्रेस मतलब किसी मिट्टी में अफेक्टेड है साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम साल्ट टॉलरेंट पर रूट स्टॉक यूज कर लेंगे जैसे कि वाटरमेलन के केस में कौन सा स्क्वैश या बॉटल गार्ड हम एज ए रूट स्टॉक यूज कर सकते हैं मेथड ऑफ क्लेफ्ट या टंग अप्रोच के लिए और इसमें फिर क्या होता है कि वायरल डिजीजेज या एंथ्रेक्नोज नहीं आ पाता है कुकुम्बर मेलन टोमेटो में वाइल्ड स्पीसीज ऑफ टोमेटो का यूज करते हैं ब्रिंजल में ब्रिंजल एंड बैंड स्पीसीज यूज किया जाता है ठीक भविष्य में या हम बोल सकते हैं कि हमारा कंक्लूजन है भविष्य में ऐसा क्या हो सकता है कि जो हमारा टारगेट था शुरू में 375 मिलियन टन 2050 में अचीव करने के लिए तो हमें बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बहुत जरूरी होगा क्योंकि कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स के माध्यम से हम प्योर लाइन हाइब्रिडाइजेशन प्योर डिग्री मेथड बल्क मेथड्स के माध्यम से जब वैरायटी डेवलप करते हैं तो 12 से 15 साल तक लग जाता है हमें अब रिसेंट में जरूरत है कि 2 से 3 साल में वैरायटियां डेवलप हो जाएं इसलिए बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच मास ब्रीडिंग एलील माइनिंग जीनोम एडिटिंग क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इन सारी चीजों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी फॉर डिलीवरिंग फॉर बायो कंट्रोल एजेंट्स बायो पेस्टिसाइड्स एंड नोवेल केमिकल पेस्टिसाइड्स अब हमें क्या है कि ये सारी चीजें एफिकेसी और डिलीवरी आपका जितने भी नए प्रकार के बायो कंट्रोल एजेंट डेवलप हुए हैं ये किसानों तक हमें एक्सटेंशन के माध्यम से हमें पहुंचाना चाहिए ये डिफरेंट प्रकार के बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं जिनकी एफिकेसी बहुत अच्छी है आपने यूज करोगे तो कंट्रोल मेजर बहुत अच्छा कंट्रोल परसेंटेज आप पाओगे आईपीएम प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहिए जीन पिरामिडिंग एंड एलील माइनिंग जैसा कि हमें पहले चर्चा कर लिया था बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस के लिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर को हमें बढ़ावा देना चाहिए रोबोट रो, रोबोटिक एप्लीकेशन को बढ़ावा देना चाहिए जैसा आजकल वो हवा में ड्रोन एप्लीकेशन हम कर रहे हैं कि उसके माध्यम से हमें उसको फिर से मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पैच में कौन सा रोग आ रहा है कहाँ कौन सा डिजीज आ रहा है हमें कब क्या स्प्रे करना है नहीं करना है किस टाइम पे क्या देना है क्या नहीं देना है इन सारी चीजों को बढ़ावा देने की जरूरत है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंट वैरायटीज अल्टीमेट गोल ऑफ दिस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है ठीक कि रेजिस्टेंट वैरायटीज हमें हमेशा डेवलप करते ही रहना है होप